नमस्कार दोस्तों, हिंदी मैराथन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनके, आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे वाक्य रचना। ये हमारा 7वां टॉपिक है। इससे पहले हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जिस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं वो अपने सिलेबस में है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये भाषा फर्स्ट रीट लेवल 2 का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है वो बता देता हूँ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ये 4 टॉपिक तो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। इसके अलावा वर्ण विचार जो अपने पर्टिकुलर सिलेबस में नहीं डाल रखा, लेकिन आरटेट 2011 में इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो वो भी हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा क्रिया, ये भी पर्टिकुलर अपने सिलेबस में नाम से क्रिया वाला टॉपिक नहीं डाल रखा, लेकिन वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है क्रिया, इसलिए हमने क्रिया के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा 7वां टॉपिक रहेगा वो ये वाला रहेगा, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार। ये इतनी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा पदबंध के बारे में। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम जो वाक्य शुरू कर रहे हैं इससे 3 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहली चीज, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। दूसरा, इस टॉपिक से आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा, इस टॉपिक को हम और ज़्यादा बेहतर कैसे तैयार कर सकते हैं। तीनों चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंस है, वाक्य वाला। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से पर्टिकुलर क्या, इस टॉपिक से जितने भी आरटेट पुराने रीट के पेपर हुए हैं सब में 1 से 2 अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं। आरटेट जो 2015 वाला पेपर था, रीट आरटेट 2015 वाला पेपर, उसमें रीट लेवल फर्स्ट में इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो बता दीजिए ये कि आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। थोड़ी कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में होने चाहिए, बस आराम से कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न मान के चलिए इस टॉपिक से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी चीज, पुराने पेपर में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो वीडियो के अंत में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी, और क्या कैसे इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो भी अपने पास नोट्स हैं जिस भी कोचिंग के करवाए हुए, या कोई ऑथेंटिक किताब है तो वो पढ़ेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ेंगे, क्योंकि रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, तो क्या पता पेपर सेटर उसको थोड़ा सा काम में ले ले, तो उसको हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा 100 से अधिक इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे, वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। बस इतना इस टॉपिक से आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं, टू द पॉइंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाक्य, हालांकि इतनी बात हम प्रत्येक वीडियो में नहीं करते, लेकिन टॉपिक अपने अच्छे हो गए, थोड़ी बहुत बातें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, वाक्य की अगर बात करें तो सबसे पहले वाक्य होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से बना सकता है परिभाषा की। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा वाला तो नहीं बनाएगा, लेकिन वाक्य है, समास है, 2 शब्दों के मेल को, 2 वर्णों के मेल को संधि में, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इसमें वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो निश्चित क्रम और एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है। ये नहीं कि कोई अर्थ ही नहीं दे रहा और वाक्य बन गया, ना ना जी ना। एक निश्चित तो क्रम होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, और उसके बाद वो सार्थक अर्थ भी प्रदान करना चाहिए। ये आपका वाक्य का डेफिनेशन कहता है। ठीक है, अब हम इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वाक्य का वर्गीकरण ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण 3 ही वर्ण है, 1, 2 और 3। और हमने अब तक कितने वर्गीकरण पढ़ चुके हैं वो हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि पीछे का रिवाइजन करेंगे तो ही हमें चीज़ें अगले वाली याद रहेंगी। अब तक की हम बात करें तो पहले हमने स्वर वाला टॉपिक, वर्ण वाला टॉपिक उठाया था। उसमें हमने वर्णों के 2 प्रकार पढ़े थे, एक स्वर पढ़ा था, एक व्यंजन पढ़ा था। मैंने आपको याद भी करवाया था, आपको फिर से याद करवा देता हूँ। 2 हाथ बना लेने, अपने 2 हाथ ही होते हैं बेसिकली। इस हाथ में तो आपको स्वर लिखना है, इस हाथ में आपको व्यंजन लिखना है। अब देखिए, स्वर का वर्गीकरण, अंगुली कितनी है, इस हाथ में 5 है, तो 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण हमने पढ़ा था। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पुराने वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको 5 कौन कौन सी भेद है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, तो इस ऐसे हमें याद भी करवाया था आपको। दूसरा हाथ है, अब कई कहेंगे इसमें 5 अंगुली है, हुआ तो नहीं, लिंक करके थोड़ा सा याद करेंगे वैसे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ा था, 3 प्रकार की संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और आपका व्यक्तिवाचक, इसकी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद सर्वनाम हमने 6 प्रकार पढ़े थे। इसके बाद क्रिया, क्रिया का हमने 3 प्रकार के भेद पढ़े थे, 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण पढ़ा था। विशेषण में 4 वर्ण है और 4 प्रकार से इसके वर्गीकरण हमने पढ़े थे, 4 प्रकार के विशेषण पढ़े थे।
और इसके बाद हमने अवयव वाला टॉपिक उठाया था, तो इसमें भी हमने 4 प्रकार से अवयव पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देखिएगा आराम से। आज जो हमारा विषय रहेगा वो वाक्य पर रहेगा। वाक्य में 3 ही वर्ण हैं और इसका 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले क्रिया के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर। देखिएगा इनकी डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं, अभी तो काफ़ी सारा समय है, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको इस प्रकार की स्लाइड, ये मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे डाल दूंगा, ऐसी स्लाइड ही बना के रखनी है, क्योंकि इससे कम समय में हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और चीज़ें हमें रिवीजन करनी होती है, तो इस प्रकार से रिवीजन करने में आसान नहीं रहती है। प्रश्न उठा सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो एक स्लाइड हमारे दिमाग में होती है कि हाँ यार, वाक्य के आधार, अर्थ के आधार पर ये वाला बड़ा वाला पोर्शन था, इसमें 8 लिखे हुए थे, तो 8 ही भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। क्रिया के आधार पर कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये हम पढ़ेंगे, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, क्रम की प्रधानता हो क्रमवाच्य और भाव जहाँ हो वहाँ भाववाच्य। देखिएगा ये जो वाच्य लिखा है और ये है वाक्य। क्रिया के आधार पर वाक्य को ही वाच्य कहा जाता है। कंफ्यूज होने की कहीं आवश्यकता ही नहीं, हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा वैसे आपको याद ही करवा देता हूँ, ये इतने सारे है ना, ये आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे। थोड़ा सा आप आराम से देखना इस वीडियो को, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना। इसी यहाँ पर भी आवाज़ आपको याद करवा देता हूँ। वैसे तो इनमें से एग्जाम्पल पूछेगा और कौन सा एग्जाम्पल है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या पता आप कल को यूट्यूबर बन जाए या कोई पढ़ाने लग जाए, तो आपको तो जहन में होनी चाहिए ना कैसे रटें इसको। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 2 बार आपको वी लिखना है, लिख दिया साहब जी। 2 बार से लिखना है, लिख दिया। इसके पहले तो ए आ लगाना है और अंत में ई लगाना है। अब आप प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्या करेंगे कि सर पहले तो ई लिखा, बाद में पहले तो आ लिखा फिर ई लिखा, ऐसा क्यों किया? तो प्रश्न करना आपको निषेध है, प्रश्न करना आपको निषेध है। तो ऐसे आप जमा सकते हैं। आ से आपका हो जाएगा आज्ञार्थक, वी से हो जाएगा विधानार्थक, वी से हो जाएगा विस्मयादिबोधक, से हो जाएगा संकेतार्थक, से संदेहार्थक, ए से आपका हो जाएगा इच्छार्थक, प्रश्न से आपका हो जाएगा प्रश्नार्थक और निषेध से हो जाएगा आपका निषेधार्थक। देखिएगा इनके नाम में ही इनके अर्थ छुपे हुए हैं। जहां आज्ञा का भाव, आदेश, उपदेश की बात हो तो आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। कोई भी वाक्य दिया होगा, मैं आपको नीचे आपके करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, वहां पर आपको आराम से पता लग जाएगा कौन सा होता है। विधानार्थक वाक्य कौन सा होता है? जहां होना पाया जाए। होना का मतलब होता है जो काम निश्चित हो, ज्ञात हो, निश्चित हो, काम का होना। ये हम नहीं कहते यार ये तो विधि का विधान लिखा हुआ था। कोई मान लो कोई मान लो मर जाता आदमी, किसी के लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपन नहीं बोलते यार आ तो लिखेड़ी, मतलब लिखेड़ा विधि को विधान हो कौन टाल्स का है। तो विधि का विधान का मतलब ये होगा कि काम होना था, काम होना पाया जाए, ज्ञात हो, निश्चित। तो ये इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक। इसमें तो हम पढ़ के आए हैं समुच्चय बोधक अपना जो अवयव वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ के आए हैं विस्मयादिबोधक। तो विस्मय मतलब आश्चर्य की जहाँ बात हो, अचरज की बात हो, वहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। संकेतार्थक, संकेत की जहाँ बात हो, शर्त वाले जो वाक्य हों वो आपके संकेतार्थक हो जाएंगे। संदेह की बात होती है जहाँ पर शायद इस प्रकार से संदेह की बात करते हैं, संदेह छुपा हुआ था, वो आपके संदेहार्थक हो जाएंगे। इच्छा की बात होती है, इच्छा की बात होती है जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस प्रकार से जहाँ पर हम इच्छा भाव रखते हैं वो आपका इच्छार्थक हो जाएगा। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में, क्योंकि ज़्यादा हम इनके एक परिभाषा लिखे लाइन में क्या मतलब है, प्रश्न में आना चाहिए। प्रश्नार्थक में प्रश्न का बोध होगा और निषेधार्थक नाम से देखो, निषेध, धूम्रपान निषेध है, मतलब नहीं, किसी चीज़ की कमी, अभाव, ये आपका निषेधार्थक होता है। ध्यान रखना इसमें नहीं वर्ड मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार नहीं वर्ड मिले, तो आप निषेधार्थ हो सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। इसमें सरल वाक्य पढ़ लेंगे, संयुक्त वाक्य पढ़ लेंगे और मिश्र वाक्य पढ़ लेंगे। मिश्र वाक्य के फिर 3 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित, ये हम पढ़ेंगे, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये स्लाइड अब आपके जहन में थोड़ी सी दिमाग में इमेज बन गई होगी इसकी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके आप अपने पास हमेशा के लिए इसको रखें। अब हम पढ़ेंगे ये वाला जो है ना, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, इनका एग्जाम्पल लेके इनको समझेंगे कैसे इनको याद करना है। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने जिसके द्वारा मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। देखिएगा कर्तृवाच्य का पता कैसे करें। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है,
ये एक वाक्य है। सबसे पहले हमें तीन चीज़ें देखनी है। पहले हमें कर्ता देखना है, फिर हमें कर्म देखना है, और फिर दोनों ही नहीं मिल रहे तो वहाँ हमें भाव देखना है। सबसे पहले हमें कर्ता चेंज करने हैं। कर्ता चेंज करने पर कर्ता के लिंग वचन कार इनमें अगर बदलाव कर देते हैं और क्रिया भी बदल जाती है तो वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होगा 100%। और कर्ता के बदलने पर अगर क्रिया वैसी की वैसी पड़ी रहती है, नहीं बदलता, फिर हमें क्या चेक करना पड़ेगा? कर्म चेक करना पड़ेगा। कर्म को बदलना पड़ेगा, लिंग उसका वचन सब हम बदल देंगे। अगर फिर क्रिया चेंज हो रही है इसका मतलब वहाँ कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य की हम बात करेंगे। भाववाच्य में क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे हम राम को चेंज करेंगे, राम की जगह सीता करेंगे। उसका जो लिंग है वो हम चेंज कर रहे हैं। राम की जगह सीता करते हैं। सीता पुस्तक पढ़ता है, ये तो जचेगा नहीं। सीता पुस्तक पढ़ती है, इसका मतलब क्रिया चेंज हो गई, तो ये किसका भाव हो गया? कर्तृवाच्य का। आप राम की जगह और भी कुछ कर लीजिए, आप उसको बहुवचन बना दीजिए। बच्चों, बच्चों पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पढ़ो आता, तो भी ये चेंज हो रही है क्रिया। तो बिल्कुल जहाँ कर्ता के कारण क्रिया चेंज हो जाती है वो आपका कर्तृवाच्य होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें आप सभी आराम से कर पाएंगे। कुछ पर्टिकुलर इसमें कंसेप्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले कर्मवाच्य के बारे में। अब यहाँ दूसरा वाक्य, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे हम राम को चेंज करेंगे। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, साहब जी इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें कर्म पे जाना है। क्या पढ़ा गया? पुस्तक पढ़ा गया, तो कर्म चेंज करेंगे। तो राम के द्वारा पुस्तक की जगह आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, पत्र लिख दीजिए। राम के द्वारा पत्र पढ़ा गया आता, इसका मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ तो पढ़ी है, पढ़ा आता। बच्चों के द्वारा पत्र लिखा गया या पत्र पढ़ा गया, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। कर्म के कारण चेंज हो रहा है, तो क्रिया आपका वाक्य कौन सा बन जाएगा? कर्मवाच्य बन जाएगा। ज़्यादा हम इसमें बड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसमें देखिएगा, राम से रोया नहीं जाता। राम से रोया नहीं जाता, बच्चों से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता। कर्ता के कारण तो नहीं हो रहा, इसका मतलब कर्ता कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल होगा ना, उसमें कर्मणि प्रयोग माना जाएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कर्मणि प्रयोग किस में होता, वहां हम कर्मणि कर्मवाच्य से हम रिलेट कर देते हैं ना। कर्मवाच्य से रिलेट नहीं करना है, जो कर्तृवाच्य होगा उसमें कर्मणि प्रयोग माना जाता है। तो भाववाच्य का कैसे पता लगाएं? इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीन चीजें कौन सी ध्यान रखनी है? भाववाच्य में एक तो सदैव भाववाच्य में जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो एक वाक्य जो होगा वो अकर्मक होगा, हमेशा अकर्मक होगा। जैसे राम से रोया नहीं जाता, क्या नहीं रोया जाता? कोई आंसर नहीं आ रहा, अकर्मक होगी सदैव, पहली चीज। दूसरा, कर्ता के बाद आपको से वर्ड मिलेगा, जरूरी नहीं है लेकिन मिलेगा, सामान्यतः ये आपको कर्ता के बाद से वर्ड मिलेगा। एक आपको निषेध सूचक वर्ड यानी नहीं की जो नहीं, इस प्रकार से आपको वर्ड मिल सकता है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है भाववाच्य में। पहली चीज, सदैव क्रिया अकर्मक होगी, वाक्य अकर्मक होगा। दूसरा, कर्ता के बाद आपको से वर्ड मिलेगा, सामान्यतः, हर बार नहीं होगा। और आपको नहीं वाक्य में मिल सकता है, नोट की जहां बात होगी तो ये वहां पर आपका होगा भाववाच्य। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कर्ता के कारण हो रही है कर्तृवाच्य, कर्म के कारण हो रही है कर्मवाच्य हो जाएगा, और दोनों के कारण नहीं हो रही है तो वहां पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तृवाच्य वाक्य में हमेशा सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा। क्रिया जो होगी सकर्मक भी होगी अकर्मक भी होगी, दोनों बन सकती हैं कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक होगा, नाम से देखो कर्म है तो कर्म तो होना जरूरी है, तो सदैव सकर्मक होगा। इसके बाद भाववाच्य में बात करें तो भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होगी? अकर्मक होगी। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ कंसेप्ट। देखिए, राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, यहाँ नहीं भी आ रहा है, यहाँ कर्ता के बाद से भी आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? सीधा अपना कंसेप्ट याद करके इसको भाववाच्य बना देंगे। एक तो नहीं को देखेंगे, एक से को देखेंगे, प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म दे रखा है साहब जी, इसमें पुस्तक पढ़ी नहीं गई, तो कर्म दे रखा है तो सीधी सी बात होगी सकर्मक हो गया। भाववाच्य में तो सदैव अकर्मक की क्रिया प्रयुक्त होती है, इसका मतलब कर्म दे रखा है तो वहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आप इसको चेंज कर दीजिए, क्रिया चेंज हो जाएगी। राम से पुस्तक पढ़ी नहीं गई, राम से पत्र पढ़ा नहीं गया, चेंज हो रही, तो बिल्कुल आपका कर्मवाच्य ही बनेगा। तो इस प्रकार से हमें चीजें रटनी नहीं है,
थोड़ा हमें समझ के भी प्रश्न को हल करना पड़ेगा, दिमाग से प्रश्न को हल करना पड़ेगा। अगला है राम ने रावण को मारा और मैंने पत्र लिखा, ये कौन से वाक्य हैं? कर्तरीवाच्य हैं। क्यों है? इनमें क्या अलग चीज़ है? तो कर्ता के बाद इनमें ने लिखा है, कर्ता के बाद ने लिखा है। कर्ता के बाद अगर ने आ जाए आपका 100% कौन सा होगा? कर्तरीवाच्य होगा, कर्मणी प्रयोग माना जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। आप सीधा ये कर देंगे यार मैंने की जगह आप क्या करेंगे? इस मैंने को उठाया, मैंने की जगह आपने चेंज कर दिया कि मैंने की जगह मैं लिख देता हूँ सीता। सीता ने पत्र लिखा, कोई चेंज नहीं आ रहा। बच्चों ने पत्र लिखा, कोई चेंज नहीं आ रहा। बच्चों ने पत्र लिखा, क्रिया चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? कर्म देखेंगे, पत्र को चेंज करेंगे। मैंने किताब लिखी, इसका मतलब कर्म के कारण चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम कर्मवाची कर देंगे, ना जी ना। कर्ता के बाद ने अगर प्रसर्ग लगा है तो वो आपका 100% आपका क्या होगा? कर्तरीवाच्य होगा। इसको अपवाद मान लीजिएगा, क्या भी मान ली, कुछ भी मान लीजिएगा, याद होना चाहिए बस, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है घोड़ा मिल गया। अब कई तो ये सोचेंगे कि घोड़ा की जगह घोड़ी कर दो साहब जी, घोड़ी मिल गई, घोड़ी मिल गई, कर्ता के कारण क्रिया चेंज हो रही है, कर्तरीवाच्य कर दो, ना जी ना। ये घोड़ा कर्म है साहब जी, मैंने क्रिया भी पढ़ाया था आपको, तभी बताया था घोड़ा वाक्य का कर्म है। यहाँ पे किसका घोड़ा मिल गया? मेरा मिला है, आपका मिला है, क्या किसी और का मिला है? घोड़ा वाक्य का कर्म है, और कर्म जहां होगा वो कर्मवाच्य होगा। कर्म चेंज कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने सारे डिस्कस कर लिए, कर्तरीवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, इनसे अलग कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थ के आधार पर कौन कौन से सारों के एग्जाम्पल लेके आप इनको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला प्रश्न तो ये बन सकता है 8 भेद होते हैं। बच्चों प्रश्न उत्तर याद करो, बच्चों प्रश्न उत्तर याद करो, बच्चों खड़े हो जाओ, बच्चों बैठ जाओ। इस प्रकार से आपको आज्ञार्थक, जहां आदेश का बोध होता है वहां पर आपको आज्ञार्थक वाक्य बना देना है। नरेश पढ़ रहा है, विधानार्थक है। विधानार्थ में मैंने आपको बताया भी था, कोई भी वाक्य होगा, ज्ञात होगा, तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? विधानार्थक। नाम से देखा, विधान, विधि का विधान, यानी कार्य का होना, कार्य का ज्ञात होना। यहाँ नरेश का काम है कि पढ़ रहा है वो। अरे तुम कहाँ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, विस्मयादिबोधक चिन्ह आ रहा है तो सीधा हम चले जाएंगे, विस्मयादिबोधक में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला है यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ये कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? इसमें शर्त छुपी हुई होगी, और यहाँ पे देखिएगा मेहनत करोगे तब सफल होगे, तो शर्त क्या है? मेहनत करनी जरूरी नहीं है, तो शर्त वाले वाक्य होंगे, संकेत जिनमें होगा वो आपके संकेतार्थक हो जाएंगे। लॉकडाउन बढ़ सकता है, भाई संभावना है, शायद वर्षा होगी, तो इस प्रकार से संदेह वाली जहां स्थिति होगी वहां पर आपको करना है संदेहार्थक। ठीक है। अगला है आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका संकेतार्थ, आपका हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, कामना, आशीर्वाद, अभिशाप, इस प्रकार का होना, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा प्रसन्न रहो, इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे, वहां पर आपको इच्छा का भाव मिलेगा, इच्छा का भाव मिलेगा। अगला है तुम कब आओगे, यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है कि कब आओगे, प्रश्नार्थक हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। ठीक है। अगला है आपका निषेधार्थक। निषेधार्थक में क्या होगा? पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी घर पर नहीं है। निषेध सूचक वर्ड भी मिल सकता है, किसी चीज की कमी या कमी को दर्शाता है, वो आपका भी निषेधवाचक निषेधार्थक वाक्य बन सकता है। तो ये हमने पढ़ लिए हैं, 8 पढ़े हैं, पूरे 8 एग्जाम्पल लिए हैं, और बेहतर तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, ज़्यादा इनमें घुसने की अंदर आवश्यकता नहीं है। तीसरा है रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आप लिखवा लो, एक प्रश्न इस टॉपिक में से, इस रचना वाले प्रश्न में से आएगा, अब तक के सभी पेपरों में आया हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य, 3 ही प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वैसे तो हमें रटने वाली चीजें इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। साधारण वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? तो ये वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। वाक्य के, हम हमारे टॉपिक है ना वाक्य के अंग, तो इसमें 2 अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य
और एक होता है आपका विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अपने काम की चीज़ है। उद्देश्य तो आपका वाक्य का कर्ता होता है, और इसकी जो विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है यानी कर्ता के अलावा, ये आपका उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। वैसे देखें तो ये राम जो है ना, ये भी क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और क्रिया जो होती है वो आपका क्या होती है, मुख्य विधेय होता है। और क्रिया और क्रिया के अन्य वाले जो भी शब्द होते हैं वो आपके विधेय कहलाते हैं। विधेय का विस्तार बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमें इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला पहला है, देखिएगा, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, कहीं जगह आपको प्रधान उपवाक्य, कहीं आश्रित उपवाक्य, इस प्रकार से आपको मिलेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिएगा, कोई भी वाक्य है, मिश्र वाक्य का कोई भी वाक्य है, उसमें एक तो प्रधान वाक्य होगा, एक होगा आपका आश्रित उपवाक्य। उपवाक्य तो आपको पता है, जैसे एक वाक्य ये पूरा वाक्य है और ये संयोजक शब्दों से जुड़ा है, तो ये जो कहलाते हैं ये आपके उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें एक तो होता है आपका प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रधान आता है दूसरा आश्रित आता है, कहीं कुछ भी रिलेट करके प्रश्न आ सकता है। पहले प्रधान वाक्य आ सकता है, दोबारा आश्रित उपवाक्य आ सकता है। तो होता क्या है, आश्रित वाक्य क्या होता है, इस प्रधान वाक्य पर डिपेंड रहता है। जिससे वह सफल तो होता, लेकिन क्या करता, वो मेहनत करता, यानी आश्रित है कि मेहनत पर। और ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वे हमेशा जो, जिसका, कि, इस प्रकार के वर्डों से, संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये अपने काम की चीज़ है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा इनके बारे में। पहले देख लेते हैं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, यानी एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वह धीरे धीरे लिखती है, साधारण वाक्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, राम, श्याम और मोहन टीवी देख रहे हैं। सर और आ गया, ये संयुक्त वाक्य होना चाहिए ना जी ना। और संयुक्त वाक्य में आता है, लेकिन कब आता है, दो सरल वाक्यों को जोड़ता है तब आता है। उसमें क्रिया भी दो होती है इसमें। यहाँ पे क्रिया देखो, देखना, एक ही क्रिया है, एक ही विधेय है। कर्ता भले ही इसमें तीन मिल जाए आपको, लेकिन इनको एक ही कर्ता मान लिया जाता है, क्योंकि तीनों के द्वारा काम तो एक ही हो रहा है ना। श्याम, राम, मोहन तीनों एक ही काम कर रहे हैं, देखने का काम। तो एक उद्देश्य और एक ही करता है, ये आपका कौन सा बन जाएगा, साधारण वाक्य। तो चीजें रटनी नहीं है कि और आ गया साहब जी कर दो संयुक्त वाक्य, गलत हो जाएगा प्रश्न। हवा के तीव्र झोंके से सब कुछ उड़ गया। कोई वाक्य बड़ा देख लिया यार, ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा ना जी ना। एक ही तो इसमें हवा के तीव्र झोंके से सब कुछ उड़ गया, एक ही क्रिया है इसमें, एक ही विधेय है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, साधारण वाक्य। जो वाक्य संयुक्त वाक्य होगा, जो मिश्र वाक्य होगा, इनके अलावा, संयुक्त और मिश्र के अलावा जो वाक्य बचेगा वो साधारण वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त और मिश्र में कोई दिक्कत आएगी नहीं। संयुक्त में तो क्या होगा, दो संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हों। देख लीजिएगा, संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य, साधारण उपवाक्य और मिश्र वाक्य यदि इन संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य मिलेगा। देखिए कौन कौन से, और, लेकिन, किंतु, परंतु, एकोमा, अथवा, या, वह। ये तो मोस्टली अपने जो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आपको मिलेंगे, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन अब वो हमें ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। उसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन आपको ज़्यादातर प्रश्न इनमें से मिल जाएगा। देखिएगा इसमें क्या बात कही है, दो या दो से प्रधान उपवाक्य। मैंने आपको प्रधान उपवाक्य बताया था क्या होता है, साधारण उपवाक्य, जो भी साधारण वाक्य होते हैं, दो साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य भी जुड़े हुए होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य, बशर्ते वो इन संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हों। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, दो साधारण वाक्य हैं, इनको उपवाक्य बोल दीजिए, दो साधारण उपवाक्य हो गए। और ये कौन सा संयोजक शब्दों से जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, तो ये साहब जी कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या दिक्कत हुई भाई, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, आराम से कर सकते हैं, इनमें एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं खाना खाकर लेटा ही था कि पेट दर्द करने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा वाक्य दिख रहा है, और कई बार तो ये सब इतना बड़ा वाक्य देख के हम सोचने की पूरी क्षमता ही बंद हो जाती है, यार बढ़ते रहे 100%। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले तो ये देखो, और ये वाक्य कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, की से जुड़ा है प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। इसके बाद ये देखो इतना बढ़ गया, ये फिर मिश्र वाक्य हो गया। दोनों मिश्र वाक्यों को जोड़ किससे रहा है, और से जोड़ रहा है, तो साधारण वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया कि नहीं बन गया। बस कहाँ दिक्कत है, थोड़ा सा आपको दिमाग ही तो लगाना था। क्या सोचा था और क्या हो गया, अलग अलग क्रिया है यहाँ पे, सोचना और होना।
होना और गंजाना। तो यहाँ पे क्या ये कोमा मिल रही है आपको, दो यहाँ पे क्या है साधारण वाक्य है और किससे जुड़ रहे हैं, कोमा से जुड़ रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपना अंतिम जो वाक्य है, मिश्र वाक्य। एक बार बड़ा ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि किस वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक साधारण प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। साहब जी मिश्र वाक्य ही था वहाँ, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया था। तो एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। एक तो प्रधान एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं और आश्रित उपवाक्य निम्न संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होने चाहिए। कौन कौन से, कि, जो और जय वाले जितने भी हैं, जो, जिसका, जिसकी, जिसे, जिन्हें, जिनका, जिनकी, यदि, तो, यद्यपि, ये वाले जितने भी हैं, उधर, इधर, तो इस प्रकार के अगर संयोजक शब्दों से जुड़े हों तो वहां पर आपको करना है मिश्र वाक्य। ज्यादातर इनमें देखें तो ये जय वाला ही मिलेगा आपको, ज्यादातर जय और यदि और तो, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसमें। बाकी आप आराम से कर सकते हैं। ये की वाला भी थोड़ा ध्यान रखना, मिश्र वाक्य में ही आता है ज्यादातर। देखिएगा पहला वाक्य है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, सीधी सी बात है। एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य और किससे जुड़ा है, जो से जुड़ा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य बन जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो, यहाँ की से जुड़ा है तो सीधी सी बात हो जाएगी, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब देखिएगा इसके भी तीन भेद होते हैं। एक तो संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य होता है, एक विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य होता है और एक आपका क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य होता है। देखिएगा इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ है। हार्ड तो नहीं है वैसे, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ पहले, उसके बाद आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे हल करने हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होगा, जब किसी मिश्र वाक्य में प्रयुक्त आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, वहां पर आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाता है। और आपको क्या करना है कि सामान्यतः जो की से अगर कोई वाक्य जुड़ा है, की से अगर वाक्य जुड़ा है आश्रित उपवाक्य, वो आपका संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य माना जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। आपको एग्जाम में इसमें से प्रश्न निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्यतः की से शुरू होने वाले आश्रित उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा जैसे, मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सफल हो जाओगे। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सफल हो जाओगे, ये कौन सा है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें क्या होता है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है तो वहां विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य माना जाता है। देखिएगा यहाँ पे ये मिश्र वाक्य, ये तो आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है और ये आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य है। लेकिन ये जो है ना, ये किसके लिए आ रहा है, इस वह के लिए आ रहा है। इसका मतलब ये वह सर्वनाम है और इसकी विशेषता बता रहा है जो, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य बन जाएगा। और सामान्यतः आपको याद रख लेना है, जो से अगर वाक्य की शुरुआत, जो वाला जो आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य जो से जुड़ा हुआ हो, जो से जुड़ सकता है, जैसे जितने भी है ना, जिसका, जिसकी, जिन्हें, जितना, जितनी, ये सारे अगर जैसे जुड़े हैं तो वहां पर आपको विशेषण आश्रित उपवाक्य ही मानना है। ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा हर बार भी ये जरूरी नहीं होता कि से कोई वर्ड मिल जाए, की से आश्रित उपवाक्य जुड़ा है और संज्ञा आश्रित मिल जाए। की से पहले अगर इतना, इतनी, इतने, ये सब आपको मिल जाए तो वहां पर संज्ञा आश्रित नहीं होगा। वहां पर क्या मानना चाहिए हमें, वहां पर आपको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मानना है। अब ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, वहां पर आपका कौन सा माना जाता है, क्रिया विशेषण आश्रित माना जाता है। सामान्यतः यदि और तो वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही आते हैं एग्जाम में। यदि और तो से अगर वाक्य का जुड़ा है तो वो मिश्र वाक्य तो होगा। मिश्र वाक्य में भी कौन सा होगा आपका, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। कुछ और बता देता हूँ, यदि से जुड़ा हो सकता है, तो से जुड़ा हो सकता है, यद्यपि, तथापि, जब तक, जैसा, जितनी, जितना, जितने आदि इन शब्दों से जुड़े हैं तो वो आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये हमने वाक्य का अर्थ पढ़ लिया, वाक्य का वर्गीकरण पढ़ा, इसके बारे में 3 आधार पर इसके वर्गीकरण पढ़े, क्रिया के आधार पर 3 पढ़े, अर्थ के आधार पर 8 पढ़े, रचना के आधार पर 3 पढ़े और
कर्ता के कारण क्रिया चेंज हो रही है वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म के कारण हो रही है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा, और दोनों ही के कारण नहीं हो रही है और क्रिया अकर्मक है तो वहाँ आपका भाववाचक हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद कर्ता के बाद से प्रसर्ग लगा हो और निषेध सूचक नहीं भी मिल रहा हो और आपका कर्म दे रखा हो तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, और कर्ता के बाद ने प्रसर्ग लगा हो तो वहाँ पर आपको कर्तृवाच्य करना है। इसके बाद हमने ये 8 भेद पढ़े थे, इनमें कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। रचना के आधार पर साधारण की बात की थी, संयुक्त की बात की थी और मिश्र की बात की थी। संयुक्त वाले तो और कोमा इस प्रकार से 2 साधारण वाक्य जुड़े हुए होंगे वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य में जो, जिसका, जिसकी, यदि, तो इस प्रकार से अगर वाक्य जुड़ा है तो वो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, और दोनों ही नहीं होंगे तो फिर कौन सा हो जाएगा, साधारण उपवाक्य हो जाएगा। वाक्य का अंग हमने पढ़े थे, एक उद्देश्य पढ़ा था और एक विधेय पढ़ा था। मुख्य कर्ता जो होता है वो मुख्य उद्देश्य कहलाता है, और क्रिया और इनसे संबंधित अन्य जो अंग है वो आपके विधेय कहलाते हैं। प्रधान और आश्रित उपाकी की हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक से आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा मिश्र वाक्य है, आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन है वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, दूसरा है सीता पढ़ रही है, तीसरा ऑप्शन है आकाश में बिजली चमकती है, और चौथा है वह कौन व्यक्ति है जिसने महात्मा का नाम न सुना हो। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा, ये भी साधारण वाक्य हो जाएगा। इसमें बचा कौन सा, ऑप्शन 4 के साथ आप जा सकते हैं, जिसने ये आपको वर्ड भी मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपको जाना पड़ेगा। एक प्रश्न ये पूछा गया था 84 क्वेश्चन है ये, 84 वाला, ठीक है, आप देख लीजिएगा आरटेट 2011 का 84 क्वेश्चन। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य। देखिएगा जटिल वाक्य कोई होता ही नहीं है, सभी आसान वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, तो बात करें अगर राम आया, कोमा लगी है यहाँ पे, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो इसमें कोई मिश्र वाक्य तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रधान उपवाक्य नहीं है, कोई आश्रित उपवाक्य नहीं है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, संयुक्त वाक्य के साथ जाएंगे। ये एक वाक्य है और ये भी एक तुरंत लौटा और ये और से जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न पूछा गया था आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट का प्रश्न है कि सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। बड़ा ही आसान प्रश्न था। तो जो छोटा हो ना जीना, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए ना जीना, जिसमें एक कर्ता हो और अनेक क्रियाएं हो, ये भी गलत है, ध्यान रखना, अनेक क्रियाएं होंगी तो बात ही नहीं होगी, अलग अलग क्रिया कैसे होंगी, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगला चौथा प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। ये आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट का प्रश्न है। मिश्रित की बात कर रहे हैं तो वर्षा हो रही है, नाजिना। मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, दोनों अलग अलग क्रिया यूज हो रही है, संयुक्त वाक्य हो गया। सुधीर पढ़ता है, यह साधारण वाक्य हो गया। और मैंने सुना है कि नानी के पास, सॉरी, नीना पास होगी, मैंने सुना है, ये देखो की से जुड़ा है, की से जुड़े होने वाले वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। ऑप्शन 4 के साथ आप आराम से जा सकते थे। पांचवा प्रश्न ये पूछा गया कि बर्फ पड़ते ही हमने एक धर्मशाला में शरण ली। बर्फ पड़ते ही हमने एक धर्मशाला में शरण ली, ये किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बर्फ पड़ते ही हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो यहाँ पे किसी संयोजक शब्दों से नहीं जुड़ा है, संयुक्त सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। एक इसमें उद्देश्य और एक इसमें क्या है, क्रिया है, विधेय है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था रीट 2017 में लेवल फर्स्ट का प्रश्न है, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कौन सा भेद है। तो अर्थ की दृष्टि से हमने 8 भेद पढ़े थे और यहाँ पे शायद के बारे में हम डिस्कस किया था। ये क्या है, एक संदेह की स्थिति है और एक संभावना बता रहा है कि शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, तो ऑप्शन के साथ हम 4 के साथ जाएंगे। बड़े ही आसान प्रश्न थे यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से अगर ऐसा पैटर्न रहता है तो बिल्कुल आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और हर प्रत्येक एग्जाम से 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई, ये देखो जिसकी आ गया, और ये एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है, तो इसमें यह मिश्र वाक्य बन जाएगा आपका, कहीं दिक्कत है आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि आपका जीवन मंगलमय हो,
आपका जीवन मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो बिल्कुल ये इच्छावाचक हो जाएगा, इच्छावाचक। ये R-TET 2015 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि यह वह लड़की है जिसने कल चोरी की थी, उपयुक्त वाक्य की दृष्टि से रेखांकित वाक्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो जिसका जिसके इससे अगर यदि वाक्य जुड़े हैं तो वो आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपको जाना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा गया था R-TET 2015। R-TET 2015 का एक और प्रश्न देख लीजिएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जा सकते हैं। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। विधेय का विस्तार पूछा है। तो मैंने बताया था कि मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये प्रशांत हो गया मुख्य विधेय और ये हो गया विधेय का विस्तार। अब इसके द्वारा इसके अलावा जो भी जितना भी बचा है वो आपका विधेय होता है। तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। धार्मिक पुस्तकें अधिक। विधेय का विस्तार पूछा है, देख लीजिएगा विधेय का विस्तार। तो यहाँ पर पढ़ना तो क्रिया हो गई, ये देखो ये पढ़ना तो क्रिया है, ये तो मुख्य विधेय हो गया। और इसके अलावा ये बचा है, ये विधेय का विस्तार हो गया। तो कहीं इस प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला है संरचना। संरचना या रचना एक ही बात है। रचना के आधार पर वाक्य के वर्गीकरण में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो रचना के आधार पर हमने 3 पढ़े थे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य इसका भेद नहीं है, ये अर्थ के आधार पर होता है। अगला प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया था कि एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य किस में होता है? तो ये एक प्रधान और एक आश्रित की बात मिश्र वाक्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जा सकते हैं। 14वां प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, मिश्र वाक्य पूछ रहा है, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। राहुल पढ़ रहा है, ये तो साधारण हो जाएगा। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी साधारण हो जाएगा। मैंने सुना है की से जुड़ गया, ये तो की से जुड़ गया, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। बिल्कुल सही बात है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। क्या ये इसका कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं? बिल्कुल ये सही बात है। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, ना जी ना। रचना के आधार पर 3 ही प्रकार हमने पढ़े हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो ये दोस्तों मैं तो आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ कि पीछे के आए हुए प्रश्न पत्र कैसे बने हैं, कितने प्रश्न आए हैं, वो हम आपको बता दें। इसके अलावा इनकी एक शॉर्ट, वो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम के टाइम इतना समय नहीं मिलता। भाई समय तो तब मिलेगा ना जब चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये एग्ज़ाम की टाइम आपको काम में आने वाली चीज़ें हैं। कम समय में हम बेहतर चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक किताब है जो रीट का आयोजन करवाती है। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है वो आपको पढ़ लेना है। इसके आराम से आपको पढ़ना है। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से निर्मित होते हैं। इस प्रकार से आप इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने तो वो चीज़ बताई है जहाँ से प्रश्न आए हैं, जो कंसेप्ट हैं, और कम समय में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं। आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिखिए। कोई काम की चीज़ है जो हमसे रह गई है, रही तो नहीं है मुझे पता है, फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए इसका वर्गीकरण, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने आपको याद करवा दिया है विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक, ये आपको ट्रिक से याद करवा दिया, आराम से आप याद कर सकते हैं। ये निषेधार्थक है, देख लीजिएगा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने, काम के अभाव या नहीं का बोध होता है, वहाँ पर आपको निषेधार्थक वाक्य मिलेगा। देखिए सड़क पर मत भागो, इसमें कोई निषेध सूचक वर्ड नहीं है, फिर भी ये क्या है? निषेधार्थक वाक्य है। धूम्रपान निषेध है, इस प्रकार से ना। ये अज्ञार्थक वाक्य हमने पढ़ लिया। विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक, आप बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक बार पढ़ने का मन तो बनाइए। मिश्र वाक्य, प्रधान उपवाक्य, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। और ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कहीं क्या करते हैं कि पढ़ते कम है और भागते बहुत ज़्यादा है, यार मुझे वो मैटर मिल जाए, वो मिल जाए। आपके सामने प्रश्न बता दिए कि भैया ऐसे प्रश्न आए, ये आपके टॉपिक हैं, फिर भी आप नहीं कर पाते हो तो होगा ही नहीं।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ पदबंध को लेकर। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक तो टेस्ट करवा देंगे आपका, 7 टॉपिकों में से प्रश्न पत्र आएगा। हमने 7 टॉपिक ही पढ़े हैं और 7 टॉपिकों में से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं 30 प्रश्नों का एक टेस्ट ले लेंगे। इस टॉपिक के 100 से अधिक प्रश्नों की मैं आपको अभ्यास करवा दूंगा। बाकी आप अपनी तरफ से तैयारी कीजिए। कोई दुनिया का कोई आदमी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।